जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन में और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद और मेरे साथ है गौतम रत्ना जी। हमारा शो आवाज भारत की में आप देखेंगे मैं एंकर वैशाली प्रसाद और साथ ही फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी के साथ गर्मा गर्म बहस उन सुर्खियों के ऊपर जो अखबार की खबर बन के रह जाती है। एक अखबार के उन छोटे छोटे पन्नों पे उनकी खबरें जो एक सुर्खियां बन के ही रह जाती है, उसके सवालों के जवाब हमारे शो पे आपको गौतम रत्ना जी और वैशाली प्रसाद यानी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और मैं फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। हम जो ये शो लेकर आए हैं इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेपर्स में, अखबार में, न्यूज़ में जो पेपर पे जो आप देखते हैं वो एक बहुत छोटी खबरें बन के रह जाती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ा और डाल दिया। लेकिन वो बहुत अहम मुद्दे होते हैं। तो ये बहुत दिन से था कि भाई हम कुछ ऐसा एक नया शो या नई चीज़ें कुछ करने जाएं। तो इस शो पर आप देखेंगे जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो देश के मुद्दे हों, चाहे वो बहुजन समाज से रिलेटेड हों, क्योंकि खास तौर से हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों पर बेस्ड है और उन्हीं पर हम उन मुद्दों को हम ज़्यादा बहुत मजबूती के साथ रखते हैं अपने दर्शकों के सामने। जैसे अगर बहुजन विचारधारा की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वामी पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बिरसा मुंडा, कबीर, रविदास, जितने भी महान पुरुष हैं इनकी आइडियोलॉजी को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी तौर से, क्योंकि इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी के लिए काम करता है, महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के अधिकारों के लिए और जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो जो अखबार की इस तरह की सुर्खियां हैं तो उन्हीं पर मैं डेली आपके सामने रहूँगा इस प्रोग्राम में और डेली हम उस मुद्दों पर, चाहे वो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े मुद्दे हैं या वो बहुजन समाज या महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे उनके ऊपर लाइक रेप जैसे और अत्याचार जैसे या हत्याएं जैसे मामले होते हैं, उनको हम खास तौर से उठाते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमें उम्मीद है, देखते रहेंगे। आवाज़ भारत की। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपको हमारे शो आवाज भारत की में और आप लोग देख रहे हैं अम्बेडकर नेशन और मैं आपके साथ एंकर वैशाली और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त गौतम रत्ना जी, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज हम लोग बातचीत फिर से करने वाले हैं अखबारों की उस सुर्खियों के बारे में। गौतम सर, पहला जो सवाल है ये है कि शंकराचार्य बोले कि प्लानिंग से रोकी गई जगन्नाथ रथ यात्रा। पहले तो सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैडम वैशाली जी, ये जो शंकराचार्य जिन्होंने सवाल उठाया है प्लानिंग के तहत, पूरा देश जानता है कि ये जो सरकार चल रही है भाजपा की और आरएसएस की, ये कट्टर हिंदूवादी सरकार है। तो वो प्लानिंग कोई दूसरी सरकार होती तो वो कह सकते थे कि भाई जो सरकार खुद ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है वो सरकार आपके धार्मिक भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचा सकती है। तो इस बात में मुझे कहीं भी कोई लॉजिक या कोई ये कहीं भी कोई लॉजिक इस तरह का नज़र नहीं आता है कि सरकार किसी धर्म की मान्यता को या खास तौर से हिंदू धर्म की जो मान्यता जिसमें आस्था होगी उसको ठेस पहुंचाए। अब इन शंकराचार्य से बोलो, पता नहीं ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, इनसे ये पूछा जाए कि लोगों की जिंदगी कोरोना से बचाना जरूरी है जो महामारी फैली है या रथ यात्रा जरूरी है। तो ये इस तरह के जो सवाल हैं ये देश में, हमारे देश के अंदर यही आज तक कमजोर करने का काम करते हैं जो इस तरह के लोग इस तरह की जो बातें करते हैं और एक अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। मैं समझता हूँ
अगर ये कोर्ट ने रोका गया है, ये कोर्ट ने रोका है, सरकार ने नहीं रोका है, वैसे भी ये कोर्ट ने रोका है, तो कोर्ट का जो जजमेंट है इस मामले में वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक जजमेंट दिया इस केस के अंदर कि उसमें कई लाखों लोग जगन्नाथ यात्रा में शामिल होते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पर वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। 10-20 का प्रोग्राम हो तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो फिजिकल डिस्टेंस या जो WHO की टर्म्स कंडीशन है, ICMR की टर्म्स कंडीशन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। कई लाख कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को समर्थन करता हूँ जिसमें उन्होंने इस रथ यात्रा को और ये पूजा और जो एक अंधविश्वास जैसा मुझे प्रतीत होता है, ठीक है उनकी आस्था है, कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हमें एक दूसरे के साथ गले लगने की या बैठने की, हाथ मिलाने की इजाजत सरकार नहीं दे रही है। आप गाड़ी में भी चल रहे हैं तो वहाँ मास्क लगाने चल रहा है, मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, नहीं तो चालान हो रहा है आपका। तो ये कैसे किस तरह के शंकराचार्य हैं? इनको देश के भविष्य की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि जब ये रथ यात्रा इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसका एक बहुत बड़ा फंड जो इकट्ठा होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मठाधीश बैठे हैं, जो हम बार बार इस सवाल को उठाते भी हैं कि मंदिर या मस्जिद, उनमें जो मौलवी या मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं उनकी जेब में वो फंड जाता है। जिस तरह के बहुत सारे मंदिरों में कई अरबों खरबों रुपए पड़ा हुआ है, सोना कई टन पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि उस सोना और उस पैसे को बाहर निकाल करके गरीब लोगों को सरकार को बांट देना चाहिए। मेरा ये पर्सनली मानना ये है कि गौतम सर, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगी कि जो आस्था होती है, जरूरी नहीं कि आपकी आस्था मंदिर में ही जाके भगवान को पता Yes, चले। एक आस्था होती है कि अगर लॉकडाउन भी चल रहा है, आप घर में हैं, बाहर नहीं आ सकते, सब मंदिर स्थान जो है सब बंद है, तो आप घर में भी आस्था जो है अपनी भगवान को पुकार सकते हैं। सबके घर में मंदिर मौजूद होते हैं, सब अपने घर में पूजा करते हैं। तो अगर किसी कारण से अगर मंदिर स्थान बंद है तो शायद वो कारण कुछ ऐसा है कि हम नहीं जा सकते। लेकिन रही बात यहाँ पे आस्था की, तो शायद आस्था यही साबित नहीं होती कि आप मंदिर जा रहे हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे, आप पुजारी हैं। आप चाहे तो आस्था अपने घर में और मन में भी रख के आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, आज की हेडलाइन जो है कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए, जहाँ तक ये भारत को एक बार रिपीट करेंगे, क्या सवाल था आपका? ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोई ये पहली सरकार की कोई घोषणा नहीं है मेरे हिसाब से। जब से सरकार बनी है, पिछले पाँच साल इनके निकल गए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये कोरोना बीमारी से आत्मनिर्भर का तो कोई मतलब नहीं है कि जो आप उसको बार बार रोजाना उसको बखान करते हैं, उसको अखबारों में छपवाते हैं और उसको आपको गोदी मीडिया में उसको आप प्रमोट करते हैं डेली, लेकिन उस पर काम हो कहाँ रहा है? अगर उस पर काम होता तो जो देश के जो 2-3 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आंकड़े हैं कि नौजवानों की नौकरियां चलेगी, तो नौकरियां चलेगी तो आत्मनिर्भर आप कैसे बनाएंगे? कोई बैंक का कोई स्कीम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बैंक के पास जाएंगे लोन अप्लाई करने के लिए, लोन के लिए, तो वहां पर वो सारी चीजें जा करके जिस तरह से सरकार घोषणा करती है, वो बैंक के पास, बैंक बोलता है हमारे पास तो डायरेक्शन ही नहीं। प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं, सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन बैंकों को डायरेक्शन नहीं है कि आप आत्मनिर्भर तो तभी बनेगा ना जब आप उसको लोन फंडिंग करेंगे, उसको फाइनेंस में फंडिंग करेगा बैंक आपका। तो जब वो वहां जाकर को बैंक में जो कोई युवा या कोई भी आदमी इस तरह की स्कीम के लिए जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये घोषणा की है, आप कल जाकर देख लीजिए, हम जाकर के बैंक में आपको दिखा सकते हैं। वो बैंक में बोलते हैं हमारे पास में कोई ऐसा भी उनके पास कोई आदेश नहीं आता है, और वहां से लोग आदमी एक बार जाता है, 2 बार जाता है, फिर घर बैठ जाता है। तो इस तरह के जो वादे हैं ये सरकार करते चली आ रही है, बट इस पर मुझे कोई खास काम पूरे देश के अंदर नहीं दिखता है। अगला सवाल, प्रवासियों के लिए अब काम जो है वो शुरू होगा, पीएम मोदी ने कहा। देखिए, प्रवासियों के लिए काम में ये कई बार ये लोग इस तरह की घोषणाएं इस तरह के कर चुके हैं। 50,000 करोड़ रुपए का एक शॉर्ट टर्म देगा,
जॉब की हमारे प्रधानमंत्री स्कीम शुरू करने की बात कर। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की पीछे कुछ चलाया था स्कीम, तो मैं खुद भी उसमें बैंक में ट्राई करने गया। वहाँ जा कर के सिर्फ वही जवाब मिलता है जो मैंने भी आपको पहले बताया। तो वो ये प्रवासियों के लिए काम कैसे होगा? प्रवासी तो गांव से आए हुए शहर में लोग हैं ना, उन्हीं को प्रवासी कहते हैं, जो मजदूर वर्ग है। तो गांव में तो कोई ऐसी स्कीम खेती के अलावा कोई आप इंडस्ट्री लगाने का प्लान नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। तो ये घोषणाएं कब अमली जामा पहनेंगी, ये एक देखने की बात है, क्योंकि ये बड़ा इतना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है सरकार के लिए करने के लिए। अब उसमें वो कितना उसको कर पाते हैं तो आने वाले वक्त में बता सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा ग्राउंड पे कहीं भी आपको किसी भी गांव चले जाइए, देहात चले जाइए, जहाँ से मजदूर पलायन करके शहर आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ अभी भी इस तरह का, क्योंकि 6 साल तो इनकी सरकार को हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ वहाँ दिखता नहीं है। अगला सवाल, चीन को सरकार की दो टोक, गलवान हमारा, विपक्ष को एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गलवान जो एरिया है वो हमारा है, उसकी पूरी हिस्ट्री है। वो गलवान, वहाँ पर एक कोई मुस्लिम समाज से कोई टूरिस्ट गाइड थे जिन्होंने उसको पूरा रास्ते से लेके सारी उस पर रिसर्च की और उसको एक लोगों तक फैलाया उसको। तो वो वाकई में वो हमारा हिस्सा है। अब सवाल ये हमने इसलिए रखा है, सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष एकजुटता दिखाए। तो भाई विपक्ष क्या, कोई प्रधानमंत्री है सरकार से पूछे, विपक्ष क्या चाइना के साथ चाइना की तरफ से लड़ने जा रहा है क्या? हाँ, विपक्ष जब हमारे 20 लोग शहीद होंगे तो विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, तो क्या वो आम आदमी, गांव का आदमी जाकर के सरकार से सवाल पूछेगा कि हमारे 20 आदमी क्यों मरे? तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष का कोई ऐसा काम नहीं है किसी भी मामले में, विदेश की नीति के मामले में खास तौर से, कि जिसमें कोई विपक्ष जो चाइना को समर्थन करेगा जाकर के। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, या वो पाकिस्तान को जाकर समर्थन करता है। जिस तरीके से बार बार ये सरकार ये स्टेब्लिश करती है कि विपक्ष तो हमारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन अगर विदेश की नीतियों का मामला है तो आप विपक्ष का कोई भी स्टेप देख लीजिए, या वो कोरोना का मामला है, देश पे विपदा का मामला है, कोई उसका नेचुरल कोई जो अटैक ये कोरोना का हुआ, उसमें भी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा। लेकिन सरकार से सवाल तो पूछने का काम विपक्ष करेगा ही ना। तो इसमें ऐसा तो कहीं भी नहीं, अभी तक आप कहीं भी देख लीजिए किसी विपक्षी लीडर का ऐसा स्टेटमेंट हो कि वो चीन को या नेपाल को समर्थन करने जा रहा है या पाकिस्तान को करने जा रहा है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष के ऊपर अटैक किया है, एक राजनीति का हिस्सा है। आपने 20 लोग हमारे शहीद हो गए, सबको दर्द है, सबको दुख है, तो आप अब आगे के लिए कम से कम जो 20 चले गए उनका इतना दुख और दर्द है, उनके घर जाके पूछिए। सरकार अनाउंस तो कर देगी अभी कि उनको हम बहुत जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम फंडिंग भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अगर आप पीछे का इतिहास देखें, जिस तरह से अनाउंस किया जाता है मीडिया में कि हम जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की हम जिम्मेदारी लेते हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो होता नहीं। तो विपक्ष का काम सवाल पूछेगा विपक्ष को। विपक्ष आपके साथ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है ऐसे मामलों में, खासतौर से मैं समझता हूँ। अगला सवाल, यानी कि आज की नई हेडलाइन एक और, पीएम बोले गांव में हर घर तक अब पहुंचाया जाएगा सस्ता और तेज इंटरनेट। देखिए वैशाली जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सस्ते इंटरनेट की बात जो ये सरकार कर रही है, इस सरकार ने जितने भी हमारा टीनेजर है और युवा है उसको ये इंटरनेट सस्ता करके, वो जो सवाल अपने मन में रखा हुआ था, चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो, चाहे वो रोजगारी का सवाल हो, आज उसके पास उसके लिए टाइम नहीं। इंटरनेट सस्ता होने से वो उठा करके पूरे दिन सोशल मीडिया, पोर्न फिल्म या जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं जिस पर वो एक्साइटेड होता है, वो अपने एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं दे रहा है,
वो उसको बेरोजगारी के जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं या रोजगार की तरफ सोचता है, वो पूरे दिन उसको किसी तरह से 150 रुपये महीने का रिचार्ज हो जाए नेट, और सुबह से शाम तक वो उसको पूरा दिन बिताता है। मैं समझता हूँ इस योजना से देश के अंदर ना कोई क्रांति आएगी, ना कुछ भला होगा। ये चीज कब करने की है, जहां तक मैं समझता हूँ, पहले आप उस टीनेजर, उस युवा को, उस आने वाली पीढ़ी के लिए उसको सबसे पहले जितना आप इस पर पैसा खर्च करने वाले हैं इंटरनेट के लिए, उससे पहले उसकी एजुकेशन पर खर्च करने के लिए क्यों नहीं सोच रही है सरकार, या उसके रोजगार के लिए क्यों नहीं सोचती है? क्योंकि इससे जो 4 कंपनियां जो इंटरनेट की सर्विस देती हैं, ये उनको बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं। आपको पता होगा आपको कि कोई भी जो बिजनेस जितना उसका वो ब्रॉड होता है, फैलता है जितने लोगों के बीच में ज्यादा, उतना जो उस कंपनी को जो चला रहा है, उस इंटरनेट कंपनी को जो चला रहा है, मेन फायदा उसको होता है, ना कि यूजर को होता है। यूजर तो इसमें उलझ गया, जो उसको यूज कर रहा है, इंटरनेट पर टाइम बिता रहा है पूरे दिन। आप भी देख रहे होंगे, हर आदमी आपको अभिनंदन कि आप अपने परिवार में बैठे हैं, सामने परिवार बैठा है, आप इंटरनेट पर बिजी हैं पूरे दिन। ना आप रोजगार की सोच रहे हैं, ना एजुकेशन की सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप बाद का है। जो हमारा देश बेरोजगारी की समस्या से, शिक्षा की समस्या से बाहर आ जाए, तब मेरे हिसाब से सरकार को इस पर काम करना चाहिए। जो हालात है अभी, एक रिक्शे वाला, उसको रोजगार की चिंता नहीं है, खड़ा रहेगा, मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट पर फिल्म देख रहा है। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में पढ़ने के लिए पैसे होंगे, खर्चा दे पाएगा नहीं दे पाएगा। लेकिन ये सिस्टम, ये जो इंटरनेट का जो सस्ता करने की जो प्लानिंग है, ये इसलिए है कि जो लोग गरीब है, मजदूर है, और खास तौर से मैं बताऊं आपको, बहुजन समाज के लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व, क्योंकि ना तो उनके पास जमीन है, ना जायदाद है, ना प्रॉपर्टी है, ना पैसा है। उनको भी आदत पड़ गई है कि उठा करके वो अपना इंटरनेट लेकर के बैठ जाते हैं। वो ना रोजगार की चिंता कर रहे हैं, ना पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सरकार का एकदम बिल्कुल बहुत गलत स्टेप है। आपने बिल्कुल सही बात बोली, और मैं यही बोलना चाहूंगी आज के युवक से, आज के बच्चों से, आज के यंगस्टर्स से कि इंटरनेट बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उस इंटरनेट का हम एक लिमिट तक, एक बाउंड्री तक अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट के हमारी जिंदगी में आने से कहीं ना कहीं अपनों के बीच में एक दूरियां पैदा हो गई है। एक दूसरे से कनेक्शन जो मिलजुल के किया करते थे, आज के डेट में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हम लोग करते हैं। तो शायद अगर इस इंटरनेट का हम सही चीजों में इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया को ज्यादा महसूस हो रही योग की जरूरत। देखिए, योग का सवाल हमने अपने शो में इसलिए रखा है कि योग पर अगर आप बात करें, योग को अगर आपने पढ़ा होगा, तो मेडिटेशन जो स्टार्ट हुआ है वो तथागत बुद्ध के टाइम से शुरू हुआ। तथागत बुद्ध ने मेडिटेशन, विपස්සना आपने सुना होगा, विपස්සना जो शब्द है वो बुद्धिज्म से आया बुद्धिज्म से है। और उसको ब्रांड कौन कर रहा है? बाबा रामदेव, जो खुद ही अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं उसके लिए। आपने पीछे देखा होगा कि सब, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो बाबा रामदेव सबसे बड़ा ब्रांड है योग पर। उनके वीडियो और उनके सोशल अपडेट इतना बड़ा जबरदस्त जाल फैलाया हुआ। अरे भाई, इसमें आप नया क्या थे? नया तो कुछ भी नहीं है। ये तो जो तथागत बुद्ध थे, बुद्ध ने मेडिटेशन, विपස්සना केंद्र की शुरुआत करी, तो ये उस टाइम की कल्चर है, संस्कृति है, जिसको ये अपनी सरकार का क्रेडिट दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा स्कूल की योगा ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी आए और एक चमत्कार होने लगा और योगा पर लोग करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपने स्कूल की किताबों में योगा का पूरा चैप्टर रहता है, पूरी एक बुक्स रहती है, उसमें डेली आप किस किस तरह के एक्सरसाइज हैं सबका उसके अंदर पूरा डिटेल में चैप्टर रहता है। और बल्कि इन्होंने तो इसको धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि बाबा रामदेव तो एक धर्म के प्रचारक हुए, हिंदू धर्म। अरे, जो चीज फिजिकल फिटनेस के लिए है, आप उसको धर्म का ब्रांड या किसी आदमी को ब्रांड क्यों बना रहे हैं? ये मेरे को समझ से बाहर चीजें हैं।
तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर पूरे वर्ल्ड में इसकी शुरुआत हुई है वो हमारे तथागत बुद्ध ने शुरुआत किया है इसका। अगला सवाल, पहाड़ों से लेकर घर तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश में करोड़ों लोगों ने किया योग। ये देखिए वो मैं जो भी बात कर रहा था कि जिसको प्रमोट की बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये खाली जो सरकार के अपने कामों को दिखाने की जो एक होड़ है इस सरकार के अंदर कि उसको पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा उसको दिया जाए, उसको ब्रांड बनाया जाए, हर चीज़ में इस सरकार का सबसे ज़्यादा है। अगर आप इनका ऐड पे खर्चा देखेंगे, सबसे ज़्यादा इनका जितने भी गोदी मीडिया है, प्राइवेट चैनल्स हैं, उन सबको ये पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें शायद सबसे ज़्यादा ऐड पर इनका खर्चा होता है मेरे साथ। और जिसको मैं समझता हूँ कि उसको जो है देश की मजबूती के लिए या देश के गरीब आदमी के लिए उसको शायद ज़्यादा काम करना चाहिए। अगला सवाल, इस साल नहीं होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। देखिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि ये फैसला कहीं ना कहीं सही है। जैसे जगन्नाथ यात्रा की हम बात कर रहे थे, एक शंकराचार्य, वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे पढ़े लिखे लोग हैं ये और शंकराचार्य बन जाते हैं, जिनको ना देश की भविष्य की चिंता ना लोगों की चिंता है। तो कम से कम कहीं ये 2 स्टेट की जो मीटिंग के सीएम ने की है उसके बाद ये डिसीजन लिया है कि भाई कांवड़ यात्रा को टाल दिया जाए, तो ये लगभग ठीक कदम है। बट इसमें मैंने इसको सुबह स्टडी किया था, इसमें भी उन्होंने छूट दी है उसको कि भाई आप जो है जो हमारे कोरोना के रहते जो कंडीशंस लगाई गई हैं उस कंडीशंस में आप जा करके कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, इसमें लिखा है, पढ़ा होगा आपने। बट मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो उतना भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब धार्मिक प्रोग्राम होते हैं ना तो वहां पर टर्म्स कंडीशन फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो धार्मिक झगड़ा होने का या उन्माद होने का, अगर पुलिस सख्ती करती है, पुलिस पर पथराव होने का या पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने का, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसको पूरी तरह से जो छूट दी है उसको भी बैन ही कर देना चाहिए। क्योंकि आप हम लोग एक केस देख चुके हैं, वो जो ये निजामुद्दीन वाला जो केस था, जो मुस्लिम समाज के लोग जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जो निकलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ स्पीच सुनते हैं, वहाँ पे यही हुआ कि 1000 लोगों का परमिशन था और वहाँ 2300 लोग हो गए। तो जब धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ बहुत पुलिस सख्ती नहीं कर पाती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इसको पूरी तरह से कांवड़ यात्रा को बैन कर देना चाहिए। अगला सवाल, तेल लगातार 14वें दिन महंगा होता जा रहा है। देखिए वैशाली जी, अब आप तेल, वही हम अभी पीछे भी बात कर रहे थे एक दिन कि एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि भाई अभी जो हालात पैदा हो गए, एक तो किसी की जेब में पैसा नहीं है, 3 महीने से आदमी घर में बैठा है लॉकडाउन में। अब वो अगर कहीं से कुछ शुरू करेगा अपनी कहानी जीवन यापन के लिए, मान लो उसे बाइक पे जाना है या गांव का किसान है, उसको डीजल से इंजन से या ट्रैक्टर से काम है, तो एक तरफ तो आप पैकेज दे रहे हो देश को, देश के लोगों को, दूसरी तरफ आप महंगाई कर रहे हो। वो पैकेज तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन महंगाई आज से चालू कर दिया आपने, और आदमी 1-1 रुपए के लिए मोहताज है। आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ अगर आपको, आप किसी से भी जाकर के एक सड़क चलते से आप बात कर लीजिए, 1-1 रुपए के लिए आदमी मोहताज है। हर पैसे के लिए इतनी परेशानी है यार आदमी के पास खर्चा चलाने के लिए कि अगर कोई रेंट पे है तो रेंट नहीं दे पा रहा है, उसका जो डेली का खर्चा था तो वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। ऊपर से ये सरकार बड़े बड़े घोषणाएं कर रही है, और क्योंकि पेट्रोल डीजल आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। आपको लगता होगा क्योंकि आप शहर में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, कि सिर्फ पेट्रोल का लेन देन जो कार और स्कूटर से, ऐसा नहीं है। जो फ्यूल का जो लेना देना है इंजन का, ऑयल इंजन का, वो इससे लेना देना नहीं है। वो अगर आप गांव के परिवेश में जाएंगे तो गांव में जितना भी ये आपका होता है खेती का जितना भी काम है वो भी इसी पर टिका हुआ है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप
कहाँ से आप देश के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो? आए दिन मेरे हिसाब से 80 के आसपास पेट्रोल पहुंच गया, लगभग 80 के आसपास। कई स्टेट में तो 80 क्रॉस भी करता है, क्योंकि हर एक के स्टेट टैक्स पेट्रोल डीजल का अलग होते हैं। तो ये जो सरकार का कदम है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और देश के लिए और लोगों के लिए बहुत ही घातक कदम है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। अगला सवाल, गुर्जर समाज में वर्षों पुरानी रही है दुख निकालने की एक परंपरा। लेकिन जिस चीज से हम हमेशा अपने शो में लड़ते आ रहे हैं, ये वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। मतलब अब मेरा सवाल गुर्जर समाज से हो सकता है इसमें कि भाई जब परंपरा है तो आपको तोड़ने के लिए तो किसी मना नहीं किया। यहाँ लिखा है गुर्जर समाज में वर्षों पुरानी रही दुख निकालने की परंपरा, और यहाँ नीचे लिखा है कि वो धीरे धीरे, जो मैंने ये पूरा पढ़ा है लेख, कि धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो कम इसलिए होती जा रही है कि अब जो युवा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, गुर्जर समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो पढ़ने लगा है। और ये जो श्रेय जाता है खास तौर से जो गुर्जर समाज है, बहुजन समाज में आते हैं, ओबीसी समाज में ये लोग आते हैं। वो अलग बात है कि वो अपने आप को उसमें ब्राह्मण में गिने या किसी और उसमें गिने, क्योंकि ये अभी हमने देखा है कि टेंडेंसी थोड़ा सा इस तरह का लोगों का है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो सब्जेक्ट है, अगर वो परंपरा में दम था, वो साइंटिफिकली अगर प्रूव करती थी, उससे दुख निकल जाता था, तो आप कम क्यों कर रहे हैं? आप करिए उसको। नहीं, क्योंकि वो साइंटिफिकली कहीं भी वो उससे कुछ होता ही नहीं था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारी ऐसी परंपराएं, ऐसी संस्कृति हमारे देश में चली आ रही हैं जो अंधविश्वास को मजबूत करती हैं, और जो साइंटिफिकल जीने का तरीका है, आदमी का टेक्निकल जीने का तरीका है, जो तर्क वितर्क का तरीका है, उस पर वो सही कहीं पर भी सही नहीं बैठती हैं। इसीलिए वही वो समाज के लोग, जो समाज के लोग, जो युवा साथी जो हमारे हैं बहुजन के साथ खास तौर से, वो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म यही कहता है कि आप तर्कशील बनो, आप तर्कों पे बात करो, आप तर्कशील हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर वो दुख निकाल लेके क्या हो, तो फिर कोरोना के लिए भी इलाज ढूंढ लो। आप कोरोना का देखा ना आपने पीछे, वो कोरोना देवी का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा होने लगी। अब वो कल को अगर संस्कृति का हिस्सा बन जाए, उसको कोई समाज अपना ले उसको, तो उसको आप कहाँ तक जायज कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप उसको जायज कहेंगे ऐसी चीजों को। परंपरा के नाम पर आप अंधविश्वास के साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई अभी तक बताने वाला नहीं था। अब जो युवा हैं, चाहे वो किसी भी समाज से, वो पढ़ रहे हैं, साइंस को भी पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी ले रहे हैं। अब उनको प्रैक्टिकली ये समझ आने लगा है, इस तरह की जो परंपरा, इस तरह की जो संस्कृति चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीजों के साथ में वो चल रही थी, जिसको धीरे धीरे छोड़ रहा है। और ये बहुत मैं समझता हूँ एक बहुत देश अच्छे रास्ते पर, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छे रास्ते पर है। अगला और आखिरी सवाल हमारा, सीमा पर नेपाली रेडियो सुनना रही है भारत विरोधी भाषण। ये आपका नेपाल वाला इश्यू है। तो देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक, हमने कई दिन हो गए हमको हर सब्जेक्ट पर डिबेट करते हुए, कि जो नेपाल ने जो हरकत की है उसके अगेंस्ट भारत सरकार का कोई कदम अभी तक आपने नहीं, मेरे को लगता है कहीं देखा है कि भाई भारत उसके अगेंस्ट उनके साथ मीटिंग कर रहा है या हमारा विदेश मंत्री से बात कर रहा है। कोई ऐसा अपडेट नहीं है। पीछे उल्टा आया था कि पशुपति नाथ मंदिर को हम फंडिंग करने जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? जो बॉर्डर है, उनका जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उनका चैनल या जो भी मीडिया का माध्यम है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया तक कवर करती है। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ जो बॉर्डर से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच के अंदर एक खाई पैदा हो गई।
उससे क्या होगा दोनों देशों के बीच में, क्योंकि नेपाल और बॉर्डर की सीमा जो वहाँ गांव से मिली, ये तो बॉर्डर ऐसे हो गए जैसे अपना जो ये गलवान की बात कर रहे थे, वो तो एक हिल एरिया हो गया, तो वहाँ गांव के गांव नहीं है। अगर आप नेपाल की सीमा देखेंगे तो गांव के गांव लगे हुए हैं, तो वहाँ एक माहौल, अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे सरकार को इस मुद्दे पर, इस तरह की चीज़ों पर कुछ एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दिस। दोनों देश बैठ करके बात करना चाहिए कि भाई एक सामाजिक माहौल खराब हो रहा है, कल को वहाँ तो गांव जैसी लड़ाई हो जाएगी, वहाँ आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों मिले हुए गांव है, वहाँ पर शहर मिले। इससे बड़ा स्थिति बॉर्डर, यहाँ जो बॉर्डर है ये यूपी के आसपास लास्ट में टच है, गोरखपुर के आसपास है, बिहार के आसपास है, तो वहाँ स्थिति खराब हो सकती है। उस पर सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, जिस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर। फिलहाल इस शो में इतना ही। मैं वैशाली आपसे लेती हूँ विदा, और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमारे चैनल की कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमसे वो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर देखते रहे और हमारा चैनल आगे ज़रूर बढ़ाए। धन्यवाद। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।